तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं 9th साइंस 1 चैप्टर 2 में। आज हमारा है ये जो है लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा। कैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, पूरा सूत्र निकाला था जिसमें हमने कार्य की परिभाषा पढ़ी थी। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें गतिज ऊर्जा के सूत्र भी निकाल लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं। तो इसे PE से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P पोटेंशियल, E मतलब एनर्जी। गतिज ऊर्जा को KE मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी, और इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न दिया है कुछ करके देखने के लिए कि खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा। अगर खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन आपको दिखाई देगा। दूसरा इसी में दिया है कि ऊंचाई पर रखा हुआ पानी नीचे वाले नल में अपने आप आता है, या फिर दबाई गई कमानी स्प्रिंग को छोड़ा। मतलब जो स्प्रिंग ऐसे होती है, इसको कस के दबा के छोड़ेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इसके उत्तर मैं बताते चलूं कि इन सब में स्थितिज ऊर्जा, इन सभी शब्दों में स्थितिज ऊर्जा है। तो हाँ, जो है जैसे कि इस कमानी जो है हम पीछे जब खींचते हैं धनुष की तीर से, तो क्या होता है कि ये पहले तो स्थिर रहता है, खींचा हुआ है, ऊंचाई पर है और ये दबाई गई है, इसलिए इसको जब हम छोड़ेंगे तो पहले तो ये स्थिर है, लेकिन जैसे ही खींची हुई कमानी को छोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, इसमें गति आ जाएगी। यानी कि जब तक ये स्थिति है तब तक इसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे उसको खींच के छोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी। यानी कि एक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से वो तुरंत गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। अब ऊंचाई पर रखा हुआ पानी नीचे नल में आने लगता है, इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में इसमें भी रूपांतरण होता है। और इसमें क्या है, दबाई गई कमानी, इसमें क्या होता है, दबाई गई कमानी में क्या होता है, स्प्रिंग को जब छोड़ा तो क्या होगा, तो यदि इसको जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो अचानक दबा के, तो वो क्या करेगा, उछल जाएगा या जंपिंग जैसा हो जाएगा, मतलब उसमें भी गति उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सभी क्रियाओं में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा से जो है गति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे यदि पिंडों को उस स्थिति में लाया नहीं जाता तो क्या वे गतिशील हुए होते हैं। मतलब कि यहाँ पे यही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पूछा है कि अगर कमानी को खींचते नहीं तो क्या वो अपने आप गतिशील हो जाता, या फिर स्प्रिंग को दबाते नहीं और बिना दबाई छोड़ देते तो क्या वो गतिशील होती। तो यहाँ पर ये पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अगर आप सबसे 12वें फ्लोर पर नल का पानी है, मतलब टाकी में पानी भरा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पर पानी निकालेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा फोर्स में आता है, जबकि 11वें फ्लोर पर उसका फोर्स कम होगा। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है तो पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये क्यों फोर्स होता है, अगर वो उतना ऊंचाई पर नहीं रहता तो क्या ये फोर्स ज़्यादा रहता। तो ये इसी मतलब यही यहाँ पर डेफिनेशन समझाने का मतलब है कि पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण, वो ऐसी स्थिति या स्थान होता है जिसके कारण उसमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं या तो जो उसमें उस समय ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि और कुछ कृत्य दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है कि एक खड़िया को जमीन से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पकड़िए और छोड़ दीजिए। दूसरा दिया हुआ है कि अब सीधे खड़े रखकर उस खड़िया को छोड़ दीजिए। और तीसरा दिया हुआ है कि दोनों समय के प्रेक्षणों से आपको कौन सा अंतर दिखाई देता है और क्यों। तो देखिए पहले का, जब हम खड़िया को जमीन से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फेंकते हैं तो जमीन पर गिरते समय टुकड़े का वेग बहुत कम होगा, लेकिन अब हम जो है अब खड़े होकर सीधा खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब खड़िया को गिराएंगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ज़मीन पर गिरते समय चाक के टुकड़े का जो है वेग जो है तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और जो है लास्ट में होता है कि दोनों कृतियों से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो चौक के टुकड़े की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। यानी कि जो है
जमीन की सतह से चॉक के टुकड़े को जब हम जितनी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जो है उसके प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी, मतलब कि अंतिम गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाएगा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी, नीचे आते आते उसकी अंतिम जो है गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होते हैं। कि स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो कैसे डिराइव करते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा का समीकरण हम लोगों ने डिराइव किया था, वैसे यहाँ पे देखिए यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का ये पिंड है। ठीक है, अब ऊंचाई ले जाने के लिए mgh बल लगता है, मतलब इस पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है वो F बराबर mgh, मतलब mg का बल लगता है। मतलब ये क्यों बल लगाया जाता है, क्योंकि हम किसी भी पिंड को जब पृथ्वी से ऊपर ले जाते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। उसके विपरीत जब हम कार्य करते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है। जैसे कि आप 10 किलो की गेहूं की गोनी उठाइए तो आप उसका वजन महसूस करते हैं, और अगर उसको छत पर ले जाएंगे सीढ़ी से तो आप उस पर बल लगाएंगे, वो बल वही बल मतलब mg है। तो इस समय किया गया कार्य निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। हमें पता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मतलब W इज इक्वल टू F इंटू S होता है। ठीक है, W इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे जो S है मतलब जब पृथ्वी से कोई वस्तु कहाँ गई है, ये यम द्रव्यमान का जो पिंड गया है, मतलब जो विस्थापन पृथ्वी से इसका ऊपर की तरफ हुआ है वो विस्थापन यस न लिखकर यहाँ पर क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, क्योंकि ऊंचाई की तरफ इसका विस्थापन हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ रखी जाती है, इस बिंदु से इस बिंदु पर रखते हैं तो वो यस होता है, लेकिन ये ऊंचाई की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे h लेंगे, तो यस बराबर क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। और F बराबर जो बल लगा है F बराबर m इंटू जी लगा है, मतलब F बराबर जो है F का मान mg के बराबर है, जो बल है वो mg के बराबर है। तो यहाँ पे बल के स्थान पर mg लिख देते हैं और विस्थापन के स्थान पर h लिख देते हैं। तो इस तरीके से W इक्वल टू mgh हो जाता है। अब देखिए विस्थापन के कारण पिंड में समाविष्ट जो ऊर्जा होती है PE, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वो किसके बराबर होगी, mgh के। क्यों, क्योंकि W क्या होता है वो PE के बराबर होता है। ठीक है, और W का मान, W जब PE के बराबर होता है तो PE बराबर भी क्या हो जा सकता है, mgh होता है। क्योंकि W बराबर mgh है तो W PE के बराबर है तो mgh हो जाएगा PE के बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापन के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh पिंड में समाविष्ट होगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते रहते हैं तो और आगे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए इसी में एक सवाल दे दिया है कि 10 मीटर ऊंची, मतलब h बराबर कितना है, 10 मीटर है, इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संग्रहित है। मतलब h जो है 10 मीटर है और m जो है 5 kg है। तो उस पर जो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और g का मान 9.8 जो हमेशा होता है। तो यहाँ पे PE बराबर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी, तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा PE बराबर mgh, तो m का मान कितना है 500 kg और g का मान क्या है 9.8 और h का मान 10 मीटर है। तो mgh का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, PE बराबर 49,000 जूल। ठीक है फ्रेंड, जो है ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक सेम होता है, तो यहाँ पे 49,000 जूल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे दिया है कि अजय और अतुल को टेबल पर रखी हुई यम द्रव्यमान की गेंद की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कहा गया। उसके उत्तर क्या आएंगे, वे अलग अलग होंगे क्या, इस आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए ये अजय है जो कि ज़मीन पे है और अतुल जो है वो ज़मीन से थोड़ा और ऊंचा है, और गेंद इन दोनों से यहाँ पर इतने ऊंचाई पर रखा गया है। चूँकि इन दोनों की ऊंचाई अलग अलग है तो इनका जो है अजय की जो सापेक्ष गेंद की ऊंचाई और अतुल के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए अजय और अतुल के सापेक्ष जो है गेंद की स्थितिज ऊर्जा भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। हम इससे ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्थित ऊर्जा का मान जो है ऊंचाई पर जो है निर्भर करता है।